भोला राम ने पंप लगाया। जब भोला राम ने पंप लगाया, एक व्यंग्य कथा है, इसको आप देखेंगे। ईमानदारी पर कैसे व्यंग्य है। आजकल ऑफिस में, कार्यालय में, सरकारी विभागों में कैसे काम होता है आपको पता होगा। पता है कि नहीं? हाँ, बिना घूस का काम चलता है, रिश्वत लिया जाता है, तब आपका काम होगा। ठीक है ना? तो जब भोला राम ने पंप लगाया, क्या स्थिति है मतलब आज के कार्यालय की क्या स्थिति है कि बिना रिश्वत लिए कोई भी काम ठीक से लोग नहीं करते हैं। ठीक है ना? बिना रिश्वत का कोई काम करता है? अरे किसी भी ऑफिस में जाओगे ना, तो पहले अगर रिश्वत नहीं दोगे तो कई बार चक्कर लगाना पड़ेगा। बहुत बार चक्कर लगाते लगाते थक जाओगे, काम नहीं होगा। भोलाराम की स्थिति वही होती है। देखो कैसे भोलाराम खड़ा है, अपनी किताब में देखोगे, और बिजली साहब से कैसे बात कर रहा है। और बिजली साहब देखो कैसे उसको घूर कर देख रहा है, मतलब कैसे आंखें दिखा रहे हैं उसके भोलाराम को। भोलाराम खड़ा है, बेचारा है, आधुनिक किसान है, ठीक है ना, लेकिन ईमानदार है। इसके आंखों पर ईमानदारी का चश्मा है, ईमानदारी का पट्टी है, इसलिए भोलाराम को परेशानी है। तो देखो भाई, भोलाराम सरकारी दफ्तरों में भी नियम से काम होता है, नियम मोह। भोलाराम बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति था। वो नहीं चाह रहा था, लोग कहते थे उसे कि अरे लाइनमैन को पैसे दे दो, वो कनेक्शन दे देगा। सरकारी दफ्तरों में काम ईमानदारी से होता नहीं है, इसलिए लाइनमैन को खुश करो और अपना काम निकालो। 5 हॉर्स पावर का उसको क्या लगाना था बेटा? उसको भोलाराम को 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना था, उसकी अनुमति लेनी थी। उस अनुमति लेने में भोलाराम को बहुत परेशानी होती है। अब देखिए, सरकारी दफ्तरों में भी नियम से काम होता है। यह तब समझ में आता है जब आदमी चक्कर में पड़ता है। भोलाराम की भी तब समझ में आया जब उसने पंप लगाने की अनुमति मांगी। अब सरकारी दफ्तरों में नियम से काम होता है, भोलाराम को जब तब समझ में आता है जब वो सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाता है। बेचारा पहले सरकारी दफ्तर का कभी चक्कर नहीं लगाया होगा, लेकिन कभी न कभी जीवन में दफ्तरों के चक्कर तो काटने ही पड़ते हैं ना। इसलिए दफ्तरों के नियम को जानना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घूस से काम अपना निकालना चाहिए, भ्रष्ट बनना चाहिए। भ्रष्ट तो बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो स्थिति है बेटा, उसका यहाँ आकलन किया गया है। जो अभी माहौल है, वातावरण बना हुआ है, उसी वातावरण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया ईश्वर शर्मा ने व्यंग्य के माध्यम से। तो भोलाराम किसने लिखा है? जब भोलाराम ने पंप लगाया, किसने लिखा? बोलो कोई। ईश्वर शर्मा। हाँ, तो ईश्वर शर्मा ने इस व्यंग्य कथा के माध्यम से व्यंग्य किया है कि आदमी को इतना ईमानदार बनने की जरूरत, ईमानदार तो बनने की जरूरत है ही। कौन कहता है कि ईमानदार बनने की जरूरत नहीं है? लेकिन इस पाठ के द्वारा जो सरकारी दफ्तरों की स्थिति है, बाबुओं की जो स्थिति है, सरकार के अंडर में वो सैलरी पर काम करता है,
वेतन लेता है लेकिन नहीं चाहता कि वेतन हमारा खर्च हो, ऊपरी आय से काम चल जाए और ऊपरी आय में से भी बच जाए, वेतन छूना न पड़े, ये मानसिकता बहुतों जगह पर देखी जाती है। तो इस तरह से ऐसी मानसिकता नहीं पालना चाहिए आदमी को। यही इस पाठ के द्वारा कहना चाहा है लेखक ने। बोला ना, मतलब जो वास्तविकता है ना, सरकारी कार्यालयों की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को उजागर करने का प्रयास है, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास है। बोला राम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। कोई पढ़ोगे? हैं? कौन पढ़ेगा? बोलो। सर हम पढ़े। कौन कौन है? निधि बोल सर रही। वर्षा। हाँ वर्षा, बोलो। पढ़ो तो, पढ़ो वर्षा। हाँ जैसे पढ़ रहा है। हाँ। उसकी गलती केवल यह थी कि बिना अनुमति काम करने की महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन कर उसने विद्युत मंडल में दरख्वास्त लगा दी। हाँ, अब 1 मिनट रुको वर्षा। क्या हुआ कि भोलाराम खेतों की सिंचाई करना चाहता था। खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। उसकी गलती केवल यह थी कि बिना अनुमति नहीं लेना चाहता था। बिना अनुमति काम करने की महान राष्ट्रीय परंपरा। हमारे देश में बिना अनुमति का सरकारी दफ्तरों की अनुमति लिए बिना जो लोग क्या करते हैं, पंप लगा लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, उस अनुमति उस तरह से महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन कर उसने विद्युत मंडल में दरख्वास्त लगा दी। दरख्वास्त लगाया कि भाई नियम से हम काम करेंगे। कोई ईमानदार व्यक्ति था। वैसे उसके शुभचिंतकों ने उसे हर तरह समझाने की कोशिश की थी कि ऐसा नहीं करो, नहीं तो आ बला पकड़ गला, आ बैल मुझे मार। आ बला पकड़ गला का मतलब क्या होता है? आ बैल मुझे मारना। अरे कोई बोल नहीं रहे हो। मतलब जान बूझ कर परेशानी मोल लेना। आ बला पकड़ गला मतलब बला को बुलाना, मतलब परेशानी को जानबूझकर बुलाना। ये क्या है? आ बैल मुझे मार है कि नहीं? उसका अर्थ है आ बैल मुझे मार। बिना मतलब का हम परेशानी को क्या करते हैं? आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण भेजते हैं, बुला लेते हैं, बुलावा भेज देते हैं। तो परेशानी को निमंत्रण भेजने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इन्होंने सही किया था, समझदारी से किया था, सही किया था, ईमानदारी और नैतिकता के रास्ते पर चले थे। परंतु इनकी नैतिकता और ईमानदारी का क्या होता है आप देखोगे। वैसे उसके शुभचिंतकों ने उसे हर तरह समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने समझाया था कि बिना वजह आ बला पकड़ गला मतलब मुसीबत को ऐसी तरह से ले लेना, जानबूझकर मुसीबत को लाना वाला काम क्यों कर रहे हो? चुपचाप पंप लगाओ और मज़े से खेती करो। उनके शुभचिंतकों ने, भोलाराम के शुभचिंतकों ने कहा कि अरे चुपचाप पंप लगा लो और खेती करो। कहाँ बिजली और साहब और कहाँ पंप लगाने के लिए सिंचाई साहब के यहाँ दौड़ लगाओगे? भोलाराम ने पूछा, लेकिन विद्युत कनेक्शन कैसे होगा? शुभचिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया, किसी भी लाइनमैन को स्विट्जरलैंड में खाता खोले बिना या किसी दलाल को बीच में कमीशन दिए बिना सीधे सल्टा देना। मतलब लाइनमैन को डायरेक्ट पैसा दे दीजिए
और लाइनमैन क्या करेगा, आपको बिजली कनेक्शन दे देगा। तो ऐसा पहले हुआ करता था, आजकल तो नहीं होता है। आजकल ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। और थोड़ा सा समय थोड़ा परिवर्तित हुआ है बेटा पहले से। यही सब पहले सरकारी विभाग में जब बिजली वगैरह होती होगी ना, उस समय की बात है, आज की बात नहीं है। आज तो बहुत जगह पर पैसे लेने देने का काम ही बंद हो गया, फिर भी लोग लेते हैं। लेट कर देंगे, आपको कनेक्शन जल्दी देंगे नहीं तो आप खुद कुछ न कुछ कहेंगे कि जल्दी दीजिए, जल्दी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो किसी भी लाइनमैन को स्विट्जरलैंड में खाता खोले बिना या किसी दलाल को बीच में कमीशन दिए बिना सीधे सल्टा देना, तो मतलब रिश्वत देना। लेकिन भोला राम इन बातों को कैसे मान लेता? उसकी आंखों पर तो संस्कारों का पानी चढ़ा हुआ था। वो संस्कारी था, ईमानदार था, नैतिकता वाला व्यक्ति था। अपनी दरख्वास्त लेकर पहुंच गया वह बिजली साहब के दफ्तर में। दरख्वास्त लिया और बिजली साहब के दफ्तर में पहुंचा। भोला राम ने, देखो बिजली साहब से बात कैसे कर रहा है। भोला राम ने बिजली साहब को दरख्वास्त दी। बिजली साहब दरख्वास्त की हर तह आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगे। धीरे धीरे बिजली साहब ने दरख्वास्त के तह को खोला, ठीक है। कोशिश यह थी कि कागज की तह में कुछ रखा हो तो नीचे न गिर जाए। कागज की तह में कुछ रखा हो मतलब रिश्वत की राशि रखी हो तो कहीं नीचे न, आदत थी रिश्वत लेने की, तो कहीं नीचे न गिर जाए, इसलिए धीरे से खोला। लेकिन कागज में कुछ नहीं पाकर नाराज दिखे। तो कागज में कुछ था ही नहीं, अंडर द टेबल भी नहीं दिया, नहीं कुछ। उनको संस्कारों का जो पर्दा चढ़ा हुआ था, संस्कारों का चश्मा जो लगा हुआ था, इसलिए भोला राम ने उसमें कुछ रखा ही नहीं। उसको पता भी नहीं था कि बिजली का कनेक्शन लेने के लिए रिश्वत देने पड़ते हैं या कोई काम करने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। भोला राम को कठोर नजरों से घूरने लगे। हाँ, देखो कठोर नजरों से कैसे घूर रहे हैं। पाठ के शुरू में ही है। आवेदन पढ़कर उन्होंने हुंकार भरी। तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो? कहा कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो, अच्छा अच्छा बच्चों। भोला राम ने कहा हाँ साहब। साहब ने पूछा किस काम के लिए? सिंचाई के लिए सरकार। कहाँ की सिंचाई? खेतों की सिंचाई के लिए हुजूर। खेत किसके हैं? मेरे हैं माई बाप। सिंचाई का क्या साधन है? कुछ भी नहीं है मालिक। फिर खेती कैसे करोगे? अरे सब भाग क्यों जा रहे हो जी? फिर खेती कैसे करोगे? इसीलिए तो पंप लगाना चाहता हूं सरकार। पंप किसका है? मेरा है साहब। बिजली कनेक्शन लिया है या नहीं? वही लेने तो आया हूं सरकार। फिर इतनी देर से फिजूल बातें क्यों कर रहे हो? गलती हो गई हुजूर। इतनी लंबी पूछताछ के बाद बिजली साहब को सही बात समझ में आई। सही बात इसलिए समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, कोई रुचि नहीं दिखलाई कि इसे बिजली कनेक्शन देना है न देना है, कोई रुचि नहीं। जब आप अन्य मनस्क ढंग से काम करेंगे तो रुचि नहीं रहेगी तो काम ऐसा ही होता है। तो कोई रुचि नहीं ली, चूँकि इसलिए रुचि नहीं ली कि रिश्वत की राशि उसमें रखी नहीं गई थी। किसमें? दरख्वास्त में। इतनी लंबी पूछताछ के बाद बिजली साहब को सही बात समझ में आई। लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा
हूँ तो तुम्हें कनेक्शन चाहिए। जी हाँ सरकार। साहब ने पूछा, कनेक्शन कैसे मिलता है मालूम है? इसलिए तो दरख्वास्त लाया हूँ हुजूर। केवल दरख्वास्त? और क्या देना पड़ता है नहीं मालूम है? अरे दरख्वास्त के साथ क्या देना पड़ता है तुम्हें क्या कुछ भी पता नहीं? भोला राम ने दरख्वास्त के साथ क्या लेना चाहता था? बिजली साहब बताओ, कोई एनीबडी? सर दरख्वास्त? पैसा। हाँ, रिश्वत की राशि, रिश्वत के पैसे। वो सब के सब क्या होते हैं? भ्रष्ट होते हैं। और क्या देना पड़ता है मालूम नहीं? भोला राम ने बिजली साहब के पीछे वाली दीवार पर टंगे गांधी जी के चित्र को देखते हुए कहा, और क्या लगता है? गांधी जी का चित्र लगा रहता है बड़े बड़े अधिकारियों के पीछे, देखोगे जो भी किसी डिपार्टमेंट का हेड है उसके पीछे देखो गांधी जी की का तस्वीर लगा हो, और नीचे जो है भ्रष्ट व्यक्ति बैठा हो, ईमानदारी अहिंसा के प्रतिमूर्ति, ठीक है ना, का तस्वीर पीछे लगा होता है, और आगे से उतना ही वह हिंसक और क्रूर क्या होता है, भ्रष्ट लोग बैठे होते हैं अच्छे अच्छे पदों पर। तो ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े पदों पर जाएं, रिश्वतखोर या भ्रष्ट अधिकारी नहीं बनना चाहिए। अगर बेटा ईमानदारी की रोटी खाओगे, यहाँ से किसको धन बहुत ले जाना है ऊपर के लिए, मतलब किसके साथ धन गया है? मुकेश भाई अंबानी का भी डेथ होगा तो उनके साथ भी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। मुझे नहीं मालूम सरकार, दरख्वास्त की जानकारी थी सो ले आया। बिजली साहब ने उसे ऐसी नज़रों से घूरा कि वह हिंदुस्तान में नहीं रहता हो। फिर कहा, पंप लगाना चाहते हो, वह जगह किसकी है? मेरी अपनी जगह है साहब। उसका नक्शा लाए हो? भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? नहीं लाया हूँ सरकार, मुझे पता नहीं था कि ये सब भी लगते हैं। बिजली साहब फुसफुसाए, पता नहीं था, आ जाते हैं मुंह उठाए। समझते हैं सरकारी दफ्तरों में बिना नियम कायदे के काम हो जाता है। कहता है कि सरकारी दफ्तरों में बिना नियम कायदे के काम नहीं होते, उसमें नियम होता है, कायदे कानून होते हैं, फिर न काम होता है। देखो भाई, कानून और कायदे का हवाला कौन देता है? जिसको नियम का मोह होता है। नियम मोह में काम को फंसा देता है, काम को लटका देता है और व्यक्ति को दौड़ाते दौड़ाते थका देता है, ठीक है ना। फिर भोला राम से बोले, ठीक है, नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर आओ, फिर देखेंगे। अब पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भोला राम को जो भागदौड़ करनी पड़ी, जो कर्मचारी होता है पटवारी, या कह लो सीओ या जो भी है, तो पटवारी से पटवारी होता है, उत्तर प्रदेश वगैरह में होता है पटवारी। पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भोलाराम को जो भागदौड़ करनी पड़ी, उससे उसे यह समझ में आ गया कि जब किसी अधिकारी को काम टालना होता है तब वह पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में लगा देता है। वो काम एक दिन का काम कितने दिन में होगा? महीनों में। वो बहुत समय का काम नहीं था। वो चाहता तो एक दिन में ऑर्डर कर देता, उसी दिन ऑर्डर कर देता, उसके बस की बात थी। लेकिन उसने क्या किया? कहा कि पटवारी से जाकर प्रमाण पत्र लाओ जमीन भूमि स्वामी का।
किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल जब प्रमाण पत्र मिल गया भोलाराम को, तब वह पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में लगा देता है। किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुई भोलाराम को जब उसे पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। जैसे कोई विधायक इलेक्शन जीतकर, कैसे विधायक किसी चाल से चलता है, कोई व्यक्ति अगर विधायक वाली सीट जीत गया, विधायक बन गया, पहले तो गांव-गांव मोहल्ले-मोहल्ले प्रणाम किए हुए चलता है। और जब वह क्या है इलेक्शन जीत जाता है, चुनाव जीत जाता है, तो देखोगे कि उसके चाल में गर्व आ जाएगा। तो पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद भोलाराम को लगा कि अब तो मेरा काम हो जाएगा। वो काफ़ी गर्वान्वित हुआ। ठीक है, लीजिए। काफ़ी गर्व का अनुभव करता है और प्रमाण पत्र और नक्शा लेकर विधायक किसी चाल से चलकर, मतलब गंभीर चाल से, विधायक किसी चाल क्या है, गंभीर चाल, विधायक किसी चाल से चलकर भोलाराम बिजली ऑफिस में पहुंचा और साहब के हवाले किया। उसकी चाल में गर्व था, लेकिन साहब ने भोलाराम को पहचानने से इनकार कर दिया। कई तरह से याद दिलाए जाने के पश्चात साहब ने पूछा, इन कागजों को लेकर क्यों आए हो? आपने ही तो मंगाया था हुजूर। लीजिए, उसको भूल भी गया कौन सी कागज़ लेकर क्यों आए हो, कौन सी कागज़ लेकर कौन आया है, वो भूल भी जाता है, चेहरा भी भूल जाता है। मैंने क्यों मंगाया था? बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब, भोलाराम ने याद दिलाते हुए कहा। तो बिजली साहब, अब भोलाराम जो विधायक किसी चाल से गया था, उसकी स्थिति क्या हो सकती है सो पता चल सकता है आपको। विधायक किसी चाल से कोई जाए और किस काम से आए हो अगला पूछे, या अधिकारी पूछे कि किस काम से आए हो, तब सारी विधायक किसी चाल वाली जो स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब, भोलाराम ने याद दिलाते हुए कहा। अच्छा, तो अब तो सब कागज़ तैयार हो गए? हाँ सरकार, सब तैयार हो गए। बिजली साहब ने घुड़कते हुए कहा। घुड़कते हुए मतलब आंखें तरेर कर, आंखें दिखाते हुए, तुम्हारे कहने से मान लें कि तैयार हो गए। यह सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज़ सही करने का एक तरीका होता है। इसी बात की तो हम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं। वाह, कागज़ ठीक करने का क्या तरीका है आपकी दृष्टि में, बोलो कोई? कागज़ ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है? बोले वर्षा। अरे भाई, रिश्वत। कागज़ ठीक करने का तरीका रिश्वत है, और क्या है? वही इशारा किया कि यहाँ कागज़ ठीक करने के तरीके होते हैं। तरीका तो आप लोग ही समझे हुजूर, हम लोग तो केवल हुक्म बजाना जानते हैं। हम लोग तो हुक्म बजाना, जो कहेंगे आप वही हम करेंगे। भोलाराम ने निर्भीकता के साथ जवाब दिया। बिजली साहब ने अनमने ढंग से कुछ देर कागजों का निरीक्षण किया, फिर पूछा, खेत भी तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे भोलाराम? नदी से साहब, भोलाराम ने जवाब दिया। साहब ने पूछा, नदी किसकी है? भोलाराम हड़बड़ा गया। पता नहीं किसकी है साहब। किसी काम को अड़ाने से जो खुशी महसूस होती है, वह खुशी बिजली साहब के चेहरे पर दिखाई पड़ी। वे बोले, नदी किसकी है पता नहीं है तो उसमें से पानी कैसे ले सकते हो? जाओ, नदी जिसकी है उससे लिखवा कर लाओ कि पानी लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। अब बताइए, नदी किसकी है? भोलाराम को लिखवाने के लिए भेज दिया कि जाओ लिखवा कर लाओ कि कोई आपत्ति तो नहीं है नदी से पानी देने में।
तो नदियाँ तो सरकार की ही ना होती है, और किसकी होती है। बहुत अच्छा सरकार का कर भोला राम उस पर छात्र की तरह लौट आया, जिसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क सौंप देता है। ऐसे भी टीचर होते हैं ना कि लंबा चौड़ा होमवर्क दे दिए, अब बच्चा होमवर्क करता रहे और टीचर फ्री हो गया, तो पढ़ाता कुछ नहीं है, आए बाएँ टैग कर देगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा और लंबा चौड़ा होमवर्क दे देगा। उस पर भी एक प्रकार का क्या है, व्यंग्य है, एक शिक्षक पर भी व्यंग्य हो गया यहाँ। इस पर तो सरकारी दफ्तरों पर तो व्यंग्य है ही, शिक्षक पर भी व्यंग्य है, जो पढ़ाते कम हैं, होमवर्क ज़्यादा देते हैं। ठीक है ना, कि होमवर्क में भी बच्चा परेशान रहे। लौट कर भोला राम यह पता लगाने में जुट गया कि नदी किसकी है। पूछताछ में प्रमुख नेताओं, प्रख्यात दादाओं तक ने नदी का स्वामी बनने से इनकार कर दिया। भाई नदी तो सरकार की होती है, सब धन सरकार की होती है। अब क्यों बड़े बड़े दादा, बड़े बड़े लोग क्या नदी का निर्माण करते हैं? कदापि नहीं। अब देखिए। सर हाँ बेटा। सर प्रख्यात मतलब क्या होता है? प्रख्यात का मतलब जो फेमस, फेमस फेमस, ओ, ठीक है ना, थैंक यू सर। विख्यात, विख्यात, मुख्य, प्रख्यात, ठीक है। ओके हाँ, सर। तो पूछताछ में प्रमुख नेताओं, प्रख्यात दादाओं तक ने नदी का स्वामी, दादा समझते हो ना, अरे रंगदार वगैरह, स्वामी बनने से इनकार कर दिया। इन रणबांकुरों से निराश होकर भोलाराम जंगल दफ्तर की देहरी पर माथा टेकने पहुंचा, जंगल साहब के पास पहुंच गया। उसको लगा होगा कि कहीं जंगल साहब के अंडर में नदी होती होगी। भोलाराम ने जंगल साहब से कहा, देखो माथे पर हाथ रख के बैठ गया है भोलाराम, थक कर यहाँ वहाँ भागते रहा, सिर पर हाथ रख के, गमछा हाथ में है, एक हाथ सिर पर है और बैठा हुआ सोच रहा है, बेचारा बेचारगी में है। साहब जी नदी आपके अंडर में आती है, आप मुझे पानी ले जाने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। अब देखो जंगल साहब के पास पहुंचकर भोलाराम कहता है कि मुझे क्या दिलवा दीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी। जंगल साहब ने कहा, कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती है, हमें जंगल काटने से ही फुर्सत नहीं है। देखो जंगल साहब जो है अलग ही किसमें अपने भ्रष्ट वातावरण में फंसा हुआ है। मतलब वो जंगल काट रहा है तो वो भी तो भ्रष्ट ही है ना, सरकार से क्या पूछकर काट रहा है, कटवा रहा है, या बेचा है, बेचा, पैसे अपने बैंक बैलेंस कर लिया, बैंक में रख लिया या अपने पास रख लिया। नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे? अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती। देखो यहाँ भी भ्रष्ट वातावरण दिखाई दे रहा है। केवल यदि नदी का पानी बेच लेते, एक एक बूंद बेच लेते, ये है। वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती, या नदी का ज़मीन ही बेच लेते। नदी पहाड़ से निकलकर आती है, जाओ खनिज विभाग वालों से पता करो। बलराम भागा भागा खनिज विभाग पहुंचा। खनिज साहब ने कहा, क्या हमें मूर्ख समझता है? सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, कोई घास नहीं छिल रहे हैं। अगर नदी खनिज विभाग में आती तो हम अभी उसकी बूंद बूंद रॉयल्टी पर उठा देते। जाओ, ऐसी सब मलाई का काम राजस्व विभाग के अंडर में आती है। अब कहता है कि चले जाओ राजस्व विभाग में। बोलाराम तुरंत तहसीलदार शरणम गच्छामि हुआ, मतलब तहसीलदार के शरण में चला गया। उसने अपनी व्यथा तहसीलदार साहब से सुनाई। तहसीलदार साहब ने कहा,
राजस्व विभाग तो ठोस धरातल वाला विभाग है, नदी का हमसे क्या संबंध? ठीक है ना। परेशान भोलाराम ने जवाब दिया, बहती नदी में हाथ धोना भी तो आपके भाग्य में ही बंधा है हुजूर। तहसीलदार ने भोलाराम को घूर कर देखा, लेकिन भोलाराम ने परवाह न करते हुए कहा, नदी में साग सब्जी फल बोने का ठेका भी आप ही देते हैं। सरकारी टैक्स की वसूली कर बिना रसीद काटे ही यह सब हो जाता है। जरूर नदी आपके ही अंडर में आती होगी। भोलाराम भी कहता है कि जरूर नदी आप ही के अंडर में आती होगी। तहसीलदार ने स्थिति को स्पष्ट समझ लेने के इरादे से पूछा, लो टाइम ही समाप्त हो गया।